हरियाणा बोर्ड के 9वीं कक्षा के 17 फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 17 फरवरी को पहला एग्ज़ाम इंग्लिश विषय का है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा का है, मार्च 2024 के लिए है। इंग्लिश विषय का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेक्शन ए से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन। सबसे पहले रीडिंग्स के लिए यानी कि अनसीन पैसेज आएंगे, 2 आएंगे और इस बार दोनों पैसेज 10-10 नंबर के आएंगे। 5 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे होंगे जिसमें एमसीक्यू वाले होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं। अनसीन पैसेज को सोल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और उसके बाद पैसेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पेंसिल से जहाँ पर भी आंसर होगा वहाँ पर आप निशान लगा पाओगे और जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे सोल्व करने के लिए तब आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो ये पैसेज है, आप देख सकते हैं। मैं इसके आंसर जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊंगा आपको। क्योंकि पैसेज अगर मैं समझाता हूँ तो वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द टू ग्रेट एपिक ऑफ एंशियंट इंडिया आर। तो जो एपिक है इसका मतलब होता है महाकाव्य। जो 2 महाकाव्य हैं प्राचीन भारत के वो हैं रामायण और महाभारत। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, द टू एपिक्स वर ओरिजिनली रिटन इन, यानी कि जो दोनों महाकाव्य हैं वो वास्तव में लिखे गए थे संस्कृत भाषा के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड वेरिजेटेड मीन। तो इसका जो ये जो वर्ड है वेरिजेटेड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तरह तरह का। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि अलग अलग कलर्स का। विच वर्ड इन द लास्ट पैरा मीन्स सेम एज फेस्टिवल ऑफ मैरीमेंट। तो जो वर्ड है आखिरी पैरा के अंदर जो वर्ड है वो है फेस्टिवल ऑफ मैरीमेंट। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है कार्निवल, यानी कि उत्सव। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैरा मीन्स सेम एज लॉन्ग पोएम्स इन हीरोइक स्टाइल। हीरोइक स्टाइल का मतलब होता है वीर रस, यानी कि ऐसी पोयम जिसमें वीर रस हो। तो विच वर्ड यानी कि कौन सा शब्द इन द फर्स्ट पैरा यानी कि पहले पैरा के अंदर है, मीन सेम जिसका मतलब है लॉन्ग पोएम्स इन हेरोइक स्टाइल, यानी कि लंबी कविता वीर रस के साथ। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन बी, एपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया टेक शेप, यानी कि जो 2 महाकाव्य हैं प्राचीन भारत के उन्होंने कैसे आकार लिया, यानी कैसे बने। तो आंसर है, द टू एपिक्स प्रोबेबली टुक शेप इन द कोर्स ऑफ सेवरल हंड्रेड ईयर्स, यानी कि कई सौ साल लगे इसको बनने में। एंड इवन सब्सिक्वेंटली, और इसके बाद भी, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में भी, इसमें जो है एडिशन हुए हैं, यानी कि और चीज़ें भी इसमें जोड़ी गई हैं, वर मेड टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द ग्रेट एपिक डील विद, यानी कि जो ये ग्रेट एपिक है, जो महाकाव्य है, महान महाकाव्य, ये किसके साथ डील करते हैं, यानी कि किसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। तो आंसर देखें, द ग्रेट एपिक्स डील विद द अर्ली डेज, यानी कि जो ग्रेट एपिक्स हैं महाकाव्य हैं, डील्स विद द अर्ली डेज। अर्ली डेज मतलब शुरुआती दिन, ऑफ इंडो आर्यन, यानी कि इंडो आर्यन के जो शुरुआती दिन थे उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। व्हाट डू दे मेक अस अंडरस्टैंड, यानी कि ये क्या चीज़ हमें समझाती हैं। आंसर देखें, दे मेक अस अंडरस्टैंड, यानी कि ये हमें समझाते हैं सम वट, यानी कि कुछ हद तक, यानी कि ये कुछ हद तक हमें ये समझाते हैं द सीक्रेट ऑफ द ओल्ड इंडियंस, यानी कि जो रहस्य थे ओल्ड इंडियंस यानी कि प्राचीन इंडियंस के, इन होल्डिंग टुगेदर जो एक साथ रहते थे, ए सोसाइटी यानी कि समाज में, विद सो मैनी डाइवर्सिटीज़, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं थीं, यानी कि प्राचीन भारत के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं होते हुए भी सारा समाज जो है इकट्ठा था, एक साथ रहता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू एपिक्स हैव एक्सेस, यानी कि दोनों एपिक्स क्या कार्य करते हैं।
तो आंसर देखें, द टू एपिक्स एक्सरसाइज ए कंटिन्यूस एंड ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि लगातार और ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि इसका प्रभाव है बड़ी संख्या में लोगों पर, यानी कि लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द नरेटर एंजॉय इन द स्टोरी, यानी कि नरेटर कहते हैं वर्णनकर्ता को, उसने स्टोरी के अंदर किस चीज़ को एंजॉय किया। आंसर देखें, द नरेटर एंजॉयड, यानी कि आनंद लिया एडवेंचर का, एडवेंचर होता है रहस्य, एंड फेरी एलिमेंट मतलब देवीय तत्वों का, इन द स्टोरी मतलब कहानी में, यानी कि कहानी के अंदर जो देवीय तत्व थे और जो रहस्य था, रोमांच था, उसका नरेटर ने आनंद लिया। उसके बाद दूसरा पैसेज है, सेम उसी तरह से आपको इसको भी सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर पैसेज पढ़ना है, ताकि आप आसानी से सेकंड टाइम जब क्वेश्चन पढ़ें तो आंसरों को ढूंढ पाएँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ के पैसेज को पढ़ते हैं तो आप जहाँ पर भी आंसर दिखाई देगा वहाँ पर पेंसिल से उसको नोट कर लेना, उस जगह को नोट कर लेना, और फिर बाद में आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे। क्वेश्चन देखिए पहला इस पैसेज का, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ईश्वर चंद्रा लीड, यानी कि ईश्वर चंद्रा ने किस प्रकार का जीवन जिया। आंसर देखें, ईश्वर चंद्रा लिव्ड हीज कंप्लीट लाइफ विद डिटर्मिनेशन, यानी कि ईश्वर चंद्र ने लिव्ड मतलब जिया, हीज कंप्लीट लाइफ यानी कि पूरा जीवन, विद डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एंड पर्पज और उद्देश्य के साथ, टू अचीव सर्टेन एम, कि अचीव मतलब प्राप्त करना, सर्टेन एम मतलब निश्चित मकसद लक्ष्य, यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिया। हीज वर्ड एंडलेसली, हीज वर्ड मतलब उनके शब्द, एंडलेसली मतलब अंतहीन तौर पर, टू ब्रिंग अबाउट चेंज यानी कि बदलाव लाए, इन सोसाइटी मतलब समाज में, यानी कि उनके शब्दों ने समाज के अंदर अंतहीन बदलाव लाया है। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट चेंजेस डिड विद्यासागर ब्रिंग अबाउट इन द मेथड ऑफ टीचिंग एट संस्कृत कॉलेज। व्हाट चेंजेस मतलब क्या बदलाव, डिड विद्यासागर लाए, ब्रिंग मतलब होता है लाना, अबाउट द मेथड तरीके के बारे में, मेथड होता है तरीका, अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने के तरीके में, एट संस्कृत कॉलेज मतलब संस्कृत कॉलेज में, यानी कि संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने का जो तरीका था उसमें विद्यासागर जी क्या बदलाव लेके आते हैं। आंसर देखें, विद्यासागर ब्रोट मॉडर्न आउटलुक, यानी कि मॉडर्न आधुनिक आउटलुक लेके आए, इनटू द मेथड मतलब तरीके में, ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने के, ही इंक्लूड्स इंग्लिश एंड बंगाली एज मीडियम ऑफ लर्निंग, यानी कि उन्होंने शामिल किया इंग्लिश को और बंगाली को लर्निंग यानी कि सीखने के माध्यम के तौर पर, बिसाइड्स संस्कृत मतलब संस्कृत के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज विद्यासागर्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, इन द रिफॉर्म मतलब पुनर्निर्माण में, ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के पुनर्निर्माण में, यानी कि विद्यासागर जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था समाज के पुनर्निर्माण में, रिगार्डिंग वुमन जो औरतों के संबंध में था। तो आंसर देखें, विद्यासागर फेवर्ड विडो मैरिज, यानी कि हक में थे, फेवर में थे विधवा विवाह के, यानी कि विद्यासागर जी विधवा विवाह के फेवर में थे, एंड वुमेन्स एजुकेशन और औरतों की शिक्षा के, इन इंडिया मतलब इंडिया में। द विडो मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856, जो विधवा विवाह कानून था वो पास हुआ 1856 में, मेकिंग द मैरिज ऑफ विडोज लीगल, जिसमें विधवा विवाह को जो है लीगल बना दिया गया, वैध बना दिया गया कानूनी तौर पर, बिकॉज ऑफ हीज एफर्ट, उनके प्रयासों की वजह से, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं का समाधान हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ओपिनियन अबाउट वुमेन एजुकेशन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के वुमेन एजुकेशन यानी कि नारी एजुकेशन शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। आंसर देखें, इन विद्यासागर ओपिनियन, विद्यासागर के ओपिनियन में यानी कि विचार में,
एजुकेशन वाज एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, फॉर वुमेन यानी कि आवश्यक है औरतों के लिए, टू अचीव इमेंसिपेशन यानी कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम द सोसाइटी मतलब समाज से, ऑपरेशन मतलब दमन यानी कि जो सामाजिक जो दमन यानी कि भेदभाव होता है औरतों के साथ, उससे बचने के लिए जो औरतों को जो है एजुकेटेड करना ज़रूरी है। दे हैड टू फेस एट दैट टाइम, जो उस समय पर औरतें जिसका सामना कर रही थी। फेस करना होता है सामना करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड विद्यासागर ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन इन द बंगाली एजुकेशन सिस्टम, यानी कि किस प्रकार विद्यासागर ब्रिंग मतलब लाते हैं, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, इन द बंगाली एजुकेशन सिस्टम मतलब बंगाली एजुकेशन सिस्टम के अंदर विद्यासागर जी कैसे जो है बदलाव क्रांति लाते हैं। आंसर देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिफाइंड द वे, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, रिफाइंड का मतलब होता है सुधार करना, सुधार किया, द वे मतलब तरीके में, बंगाली एजुकेशन लैंग्वेज के, बंगाली लैंग्वेज में, वाज रिटन जो लिखी जाती थी और पढ़ाई जाती थी, उसमें सुधार किया गया। हीज बुक उनकी जो किताब थी, ब्रूनो परिचय, ये किताब का नाम है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखी थी, इज स्टिल यूज, वो अब भी यूज होती है, एज द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट यानी कि बेसिक किताब के तौर पर, टू टीच बंगाली जिसमें बंगाली सिखाई जाती है, अल्फ़ाबेट मतलब बंगाली अल्फ़ाबेट जिसमें सिखाए जाते हैं, जिस तरह से ABCD या क ख ग की किताब होती है जिसको इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट यानी कि बेसिक किताब कहा जाता है। तो बंगाली के अंदर इन्होंने ये जो किताब लिखी थी ये बेसिक किताब के तौर पर यूज़ की जाती है अब भी। दस मतलब इस प्रकार, ही ब्रोट यानी कि वो लाए, अबाउट ए रेवोल्यूशन मतलब क्रांति लेके आए, इन द बंगाली एजुकेशन सिस्टम, बंगाली एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ से MCQ वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विद्यासागर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो विद्यासागर ने मजबूती के साथ विरोध किया किसका, ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका, बोथ A एंड B, पोलीगैमी यानी बहुविवाह, ये विधवा विवाह नहीं है, ये बहुविवाह है, और चाइल्ड मैरिज का, बच्चों की शादियों का और बहू की जो शादी थी उसका जो है उन्होंने विरोध किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज विडो री मैरिज एक्ट पास्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कानून कब पास हुआ था, ये हुआ था 1856 में, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद द सेनोनियम, सेनोनियम का मतलब होता है समान अर्थक शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जिसका मीनिंग समान हो, एक जैसा हो, ऑफ द वर्ड विल पावर, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो कहता है कि पैराग्राफ वन के अंदर उस शब्द को ढूंढे जिसका मतलब है विल पावर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन, इसका मतलब भी होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंटोनियम विपरीतार्थक शब्द ऑफ द वर्ड प्राउड, प्राउड का जो है विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो ये आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी हम्बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दे एंटोनियम, यहाँ पर दे गलत लिखा हुआ, द एंटोनियम आएगा, विपरीतार्थक शब्द जो है, विपरीत शब्द बताएं हैप्पीनेस का, तो इसका आंसर बनेगा डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन बी से, 12 आएंगे टोटल, 12 में से केवल 10 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। इनकी संख्या घटा दी है, पहले 18 आते थे और 18 में से कोई 12 आपको करने होते थे, 12 नंबर का आता था पहले ये, अब ये 10 नंबर का आएगा, और ऑप्शन भी घटा दिए हैं, सिर्फ 12 ही ऑप्शन आएंगे, 12 में से सिर्फ आपको 10 करने हैं, जो भी आसान लगे आपको, और जो मुश्किल लगे वो 2 आप छोड़ सकते हैं। पहला है इसके अंदर वर्ब का, तो आंसर देखें, पहला सेंटेंस देखें पहले, आई डैश फिनिश माई वर्क बिफोर यू केम, तो ये बिफोर आफ्टर वाला है, बिफोर और आफ्टर अगर आपको दिखाई दे तो ये होता है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट का जो ये बिफोर आफ्टर वाला है इसका नियम ये होता है कि बिफोर वाला अगर सेंटेंस है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसा यहाँ पर
लिखा हुआ है। तो इसका आंसर में जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि हेड फिनिश। और इसका एक और सेंटेंस आता है आफ्टर वाला। अगर यहाँ पर लिखा हो आफ्टर, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर तो आ जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आफ्टर वाले में, अगर यहाँ पर आफ्टर होगा। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो इन दोनों में से कोई चीज़ मिसिंग होगी, तो वो आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेंटेंस है काउज डैज फीड ऑन ग्रास, यानी कि गाय जो है घास खाती हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, और यहाँ पर आंसर में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फीड, यूं का यूं आ जाएगा, काउज फीड ऑन ग्रास, यानी कि गाय घास खाती हैं। अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, मॉडल वाला है। पहला सेंटेंस देखिए मॉडल का, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। जहाँ पर भी लिस्ट आ जाए वहाँ पर हमेशा आंसर में शुड आएगा। तो लिस्ट को जैसे ही आपको मॉडल के अंदर लिस्ट दिखाई दे किसी सेंटेंस के अंदर, तो आंसर में शुड लिख देना। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुड। अगला क्वेश्चन देखें, द स्काई इज़ क्लियर, यानी कि आकाश साफ है। इट डैश रेन टुडे, तो ये जो है पॉसिबिलिटी का है। पॉसिबिलिटी के अंदर यहाँ पर आंसर में आ जाएगा माइट, क्योंकि बारिश होने की संभावना कम है। अगर कम संभावना होगी तो आंसर में आएगा माइट, और अगर बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती, अगर यहाँ पर लिखा होता द स्काई इज़ क्लाउडी, क्लियर के बजाय लिखा होता क्लाउडी, यानी कि आकाश में बादल हैं, तो बारिश होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती, और ज़्यादा संभावना होगी तो आंसर में आएगा मे। और कोई काम अगर 100% होना है तो उसको हम सेल और विल के साथ बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ऑप्शन सी है, सी वाला पार्ट है। तो इसके अंदर जो है आर्टिकल आएंगे। तो आई फाउंड डैश एग्स इन द मार्केट, एग के साथ जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा। सी इज़ डैश NCC ऑफिसर, तो इसमें आंसर में आ जाएगा एन। और एन कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उसको प्रोनाउंस करते हैं और यूं का यूं लिखते हैं NCC, अगर मैं एन को यूं का यूं लिखूं तो पहला अक्षर ए से शुरू होगा। अगर ए आ ई जो 12 है, टोटल 12 खंडी, इनमें से अगर साउंड आती है डैश के बाद जो भी वर्ड है आप उसको यूं का यूं लिखते हैं, तो आंसर में आ जाएगा एन। और अगर साउंड आती है कै खे की, कै खे गे घे में से, अगर इनमें से आवाज़ आती है तो आंसर में आ जाएगा ए। तो यहाँ पर जो साउंड थी वो ए की थी, इस वजह से आंसर में ऑप्शन बी आएगा, NCC ऑफिसर। अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाले हैं। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक, तो ऑफ आ जाएगा इसमें आंसर में, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला देखें, द हंटर एम्ड एट द बर्ड, यानी कि हंटर ने, शिकारी ने निशाना लगाया बर्ड पर, एट द बर्ड आएगा। उसके बाद देखें, नरेशन वाला है ये, इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के। सेंटेंस देखें, सेंटेंस है आई सेड टू हिम प्लीज़ डोंट मे स्मोक हियर। अब यहाँ पर देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो है इफेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की गई है, तो इस वजह से जो है, वैसे तो नॉर्मली सेड टू को हम अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर टोल्ड में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, और प्लीज़ का मतलब है रिक्वेस्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई रिक्वेस्टेड हिम, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आंसर है, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक हियर। और ये जो प्लीज़ है ये हट जाएगा, क्योंकि प्लीज़ का काम जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो 2 बार जो है रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, तो इस वजह से आई
रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक हियर देयर, हियर है, हियर बदल जाता है देयर में, तो इस वजह से जो है यहाँ पर देयर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा ये। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू वांट बैलून्स। अब देखें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पर्सन है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो सेड टू है ये आस्क में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये बदलेगा ही आस्क्ड मी। और जब हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ पर ध्यान रखना रिपोर्टिंग स्पीच में जब हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, तो जो ये है तो इसके साथ जो कनेक्टर का काम करेगा दैट की जगह वो आएगा इफ़। तो यहाँ पर इफ़ इसमें है तो आंसर जो है ऑप्शन बी बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड बैलून्स। वांट है, वांट का बन जाएगा वांटेड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। तो सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, तो इसमें आंसर में आएगा टू वर्क, तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद नाइदर ए लैंडर नोर, नाइदर नोर आइदर और, तो नाइदर है, नाइदर के साथ नोर यूज होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है सेक्शन सी। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे, एक एप्लीकेशन आएगी, एक लेटर आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आपको करना है जो आपको आसान लगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक आपको करना है, एक एप्लीकेशन और एक लेटर आने की ज़्यादा संभावना है, हो सकता है दोनों लेटर भी आ जाएं, लेकिन लगभग जो है आपके एप्लीकेशन ज़रूर आएगी। और आपको मेरी एडवाइस ये है कि आपको एप्लीकेशन सबसे पहले तैयार करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की ज़्यादा लेटर हैं, तो एप्लीकेशन तैयार कर ले पहले। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको करवाऊंगा एग्ज़ाम से पहले। यहाँ पर देखें, यू आर अमृता स्टेइंग एट 149 सर्कुलर रोड पानीपत, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर इन दैट स्कूल। यानी कि कंप्यूटर टीचर की पोस्ट निकली हुई थी, जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने पढ़ी, और उसके लिए जो है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट के जवाब में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो द प्रिंसिपल ऊपर लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, सब्जेक्ट बनेगा इसका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर टीचर, एप्लीकेशन है पोस्ट के लिए कंप्यूटर टीचर की। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर सहित, आई वांट टू से दैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, मुझे पता चला है थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, इन द लोकल न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर में आई थी, दैट की द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर, जो पोस्ट है कंप्यूटर टीचर की, इज़ वैकेंट, वो खाली है, इन यूअर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में। आई अप्लाई माई कैंडिडेचर, यानी कि मैं अप्लाई करता हूँ इसके लिए, फॉर द अबोव सेड पोस्ट, यानी कि ऊपर कही दी गई पोस्ट के लिए। माई बायोडाटा इज़ गिवन बिलो अंडर, यानी कि जो मेरा बायोडाटा है वो नीचे दिया गया है, यानी कि अपनी डिटेल नीचे दी गई है। नेम है परवीन, फादर नेम है ओम प्रकाश बलहरा, डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1992, क्वालिफ़िकेशन है BTech कंप्यूटर साइंस के अंदर, और एक्सपीरियंस है 2 साल का, 2 ईयर्स। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई कैंडिडेचर एंड अकॉर्ड मी ए चांस, कहते हैं कि ओप मतलब उम्मीद है, यानी कि मैं आशा करता हूँ, यू विल एक्सेप्ट माई कैंडिडेचर, यानी कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे और मुझे मौका देंगे, चांस टू सर्व योर इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन में, यानी कि आपके स्कूल में पढ़ाने का। उसके बाद है थैंक यू, यू आर सिंसियरली, और नीचे नाम है परवीन। उसके बाद है यू आर सागर सागरिका ऑफ विलेज सुल्तानपुर हिसार, राइट ए लेटर टू ABC कूलर्स, यानी कि कूलर्स को, कूलर बेचने वाली का नाम है ये, दुकान का ABC,
हिसार के अंदर है। कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है अबाउट डेजर्ट कूलर, यानी कि जो कूलर आपने लिया था, यू बॉट फ्रॉम देम, उनसे 3 मंथ एगो, यानी कि 3 महीने पहले, यानी कि 3 महीने पहले जो आपने कूलर खरीदा डेजर्ट कूलर, उसकी कंप्लेन करते हुए जो है लेटर लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पर दिया गया था, 102 सुल्तानपुर था। तो हाउस नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। हिसार में है। डेट लिखनी है आपको, कोई भी करंट, यानी कि जो आज की डेट है उससे पहले कोई भी डेट आप एक लिख सकते हैं। दुकान का नाम है ABC कूलर्स, हिसार के अंदर है। और सब्जेक्ट है कंप्लेन अबाउट डेजर्ट कूलर, यानी कि शिकायत करनी है डेजर्ट कूलर के बारे में। आई वॉन्ट टू से दैट के बाद टू भी आएगा। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव बोट ए डेजर्ट कूलर, यानी कि मैंने एक डेजर्ट कूलर खरीदा फ्रॉम यूअर शॉप, मतलब आपकी दुकान से। वाइड कैश मेमो है 986, डेटेड 5 मई 2023, यानी कि 5 मई 2023 को मेमो नंबर ये है, इसके द्वारा मैंने खरीदा। आई रिग्रेट, मुझे खेद है। रिग्रेट का मतलब होता है खेद होना। तो इन्फॉर्म यू यानी को आपको सूचित करते हुए। दैट मतलब कि द कूलर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि कूलर जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। इट्स फैन क्रिएटेड ए लॉट ऑफ नॉइज, इसका जो फैन है, पंखा है, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। एंड इट्स स्टॉप वर्किंग, और ये काम करना बंद कर देता है। एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि बीच बीच में, यानी कि समय समय पर ये जो है काम करना भी बंद कर देता है। इंटरवल होता है मध्यांतर। आई हैव रजिस्टर्ड माई कंप्लेंट थ्रू कस्टमर केयर, यानी कि आई हैव रजिस्टर, यानी कि मैंने रजिस्टर की है, दर्ज की है। माई कंप्लेन मतलब अपनी शिकायत, थ्रू कस्टमर केयर के सर्विस के द्वारा। बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू लुक इनटू द मैटर, इस मैटर को देखें। एंड डू द नीडफुल, और जो आवश्यक है वो करें। एट द अर्लीस्ट, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, यानी कि जल्दी। अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्दी, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इसके लिए एक्शन ले। थैंकिंग यू, यूअर सिंसियरली, और नाम है सागर। उसके बाद आएगा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। द क्विज क्लब ऑफ यूअर स्कूल ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट, यानी कि प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्विज कॉन्टेस्ट होता है। ऑन जॉयफुल सैटरडे, यानी कि सैटरडे के दिन। राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेम, यानी कि इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। सेम मैंशनिंग अबाउट द राउंड, जिसमें राउंड के बारे में बताया गया है, यानी कि क्विज कंपटीशन है। तो क्विज कंपटीशन के अंदर कितने राउंड हुए, पार्टिसिपेंट्स कितने लोगों ने, यानी कि कितने बच्चों ने उसके अंदर भाग लिया, कितनी टीम थी, एंड रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या रहा ऑफ द क्विज, मतलब प्रतियोगिता क्विज का, एक्सेट्रा। आंसर देखें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक क्विज कॉन्टेस्ट, रिपोर्ट बाय आशीष। November 15, 2023, an inter-house quiz competition was held on Joyful Saturday on November 12, 2023. इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, यानी कि स्कूल के अंदर जो क्विज इंटर हाउस होते हैं, जो हाउस बना दिए जाते हैं अलग अलग, उनके बीच जो है क्विज कंपटीशन हुआ। ऑन जॉयफुल सैटरडे, मतलब जो एक अच्छा सैटरडे का दिन था, उस दिन खुशनुमा। नवंबर 12, जो कि 12 नवंबर 2023 को था। ऑल द 4 हाउसेज, यानी कि जो चारों हाउसेज थे ऑफ द स्कूल के अंदर जो है अलग अलग हाउसेज बना दिए जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि स्कूल के चारों हाउसेज पार्टिसिपेटेड, यानी कि हिस्सा लिया इन इट, मतलब इसमें। देयर वर 3 स्टूडेंट इन ईच टीम, और हर एक टीम के अंदर जो है 3 स्टूडेंट थे। श्री नवीन कुमार द इंग्लिश टीचर, यानी कि नवीन कुमार जो इंग्लिश टीचर है, कंडक्टेड, यानी कि उन्होंने ये क्विज यानी कि ये क्विज जो है करवाया, क्विज कंपटीशन करवाया उन्होंने। देयर वर 6 राउंड्स इंक्लूडिंग एन ऑडियो राउंड, जिसमें ऑडियो राउंड था, यानी कि आवाज़ सुनाई गई। एंड ए विजुअल राउंड, जिसमें पिक्चर दिखाई गई, वो भी इसके अंदर शामिल है। इंक्लूड का मतलब होता है
शामिल करना। द लास्ट राउंड, जो अंतिम राउंड था, वाज रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड उसको कहते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि जो प्रश्न थे वेरियस सब्जेक्ट मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पर, विषय पर, वर आस्क मतलब पूछे गए। एंड ऑल द टीम्स डिड वेल, और सभी टीमों ने अच्छा किया। डिड वेल मतलब अच्छा किया। एट द एंड, अंत में, टैगोर हाउस, यानी कि जो हाउस थे अलग अलग उसमें से एक का नाम था टैगोर हाउस। टैगोर हाउस वोन द कंपटीशन, टैगोर हाउस ने कंपटीशन को जीता बाय स्कोरिंग 150 पॉइंट, यानी कि उन्होंने 150 अंक प्राप्त किए। स्कोर किया यानी कि प्राप्त करना। नेहरू हाउस स्टूड सेकंड, नेहरू हाउस जो था वो सेकंड आया विद 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंटों के साथ। एंड गांधी हाउस, जो गांधी हाउस है, गोट थर्ड पोजीशन, उसको तीसरी पोजीशन मिली विद 90 पॉइंट्स, यानी कि 90 पॉइंट्स के साथ। प्राइजेज वर गिवन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो प्राइज थे, इनाम थे, वर गिवन दिए गए थे टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी भाग लेने वालों को, ऑफ विनिंग टीम, यानी कि विजेता टीम के, यानी कि विजेता टीम के जितने भी बच्चे थे भाग लेने वाले, यानी कि प्रत्येक टीम के अंदर 3 विद्यार्थी थे, तीनों विद्यार्थियों को जो है प्राइज दिया गया। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। तो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत बिटवीन आकाश एंड सुमन, जो आकाश और सुमन के बीच में हुई। सुमन इज अबाउट टू लीव, यानी कि सुमन जाने वाली है टू होम, घर पर, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। लीव द होम यानी कि घर से जाने वाली है स्कूल के लिए, घर से स्कूल जाने वाली है। एंड विल नॉट बी एबल टू मीट हर ब्रदर मृदुल, और अपने भाई से वो मिल नहीं सकेगी। नॉट एबल का मतलब है योग्य नहीं है, यानी कि उस अपने भाई से नहीं मिल पाएगी। सी लीव्स ए मैसेज फॉर हिम, वो अपने भाई के लिए एक मैसेज छोड़ती हैं। राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड, और मैसेज जो है 50 शब्दों में लिखना है। तो मैसेज दिया गया है, इसके अंदर मैसेज लिखना है। आंसर देखें, मैसेज है, तारीख लिखनी है, एक टाइम लिखना है। उसके बाद मृदुल, यूअर फ्रेंड आकाश टेलीफोन्ड एट 6:30 PM, यानी कि तुम्हारे दोस्त आकाश ने फ़ोन किया 6:30 बजे शाम को, PM होता है शाम को। टू इन्फॉर्म यू, सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म करना मतलब सूचित करना तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, दैट की दे आर गोइंग टू प्रगति मैदान। दे आर गोइंग मतलब वो जा रहे हैं, प्रगति मैदान जा रहे हैं। टू विजिट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो देयर, यदि तुम इंटरेस्टेड हो यानी कि तुम्हारी भी रुचि है, टू गो देयर वहाँ जाने के लिए। कॉल बैक, फ़ोन करें। टू आकाश, आकाश को। इन द इवनिंग मतलब शाम के समय, और नीचे लिखना है नाम सुमन। उसके बाद है सेक्शन डी, बी हाइव। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डू एनी वन पैसेज, दो पैसेज आएंगे, सीन पैसेज, ये किताब से आएंगे, और दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको आसान लगे। तो पहला पैसेज ये है, मेरा मारिया सेरापोवा के वाले पार्ट से आया है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज मारिया सेरापोवा बोर्न। मारिया सेरापोवा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सर्बिया में। मारिया सेरापोवा वाज बोर्न इन सर्बिया, यानी कि मारिया सेरापोवा जो है सर्बिया में पैदा हुई थी। विच स्पोर्ट्स सी इज एसोसिएटेड विद, कौन से खेल से वो जुड़ी हुई थी? तो आंसर में आएगा सी इज एसोसिएटेड, यानी कि वो जुड़ी हुई थी विद वुमन लॉन टेनिस, यानी कि जो औरतों का, लड़कियों का जो लॉन टेनिस था उससे। व्हेन डिड सी बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर, कब वो दुनिया की पहली नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी? सी बिकेम, वह बनी वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर, दुनिया की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर, ऑन अगस्त 2005, यानी कि 22 अगस्त 2005 को। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर टू रीच दिस पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पर, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने में उसको कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग यानी कि कितना समय लगा। इट टुक हर 4 ईयर्स, 4 साल लगे उसको। टू रीच दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। रीच का मतलब होता है पहुंचना।
उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट लेवल पोजीशन, या तो हाईएस्ट लेवल बोल दो या हाईएस्ट पोजीशन बोल दो। उसके बाद अगला है, ये दूसरा पैसेज है और इसके भी नीचे क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। चैप्टर का नाम बताना है और उसके राइटर का। तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। अगला क्वेश्चन है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में ही जो है वो कौन है? ही इज द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर है ही। वाई डिड मार्गी मदर सेंट फॉर हिम, यानी कि मार्गी मदर जो है उसको बुलावा क्यों भेजती हैं? सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो काम अच्छे से नहीं कर रहा था। वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि वो प्रॉपरली यानी कि उचित तरीके से काम नहीं कर रहा था। सो द काउंटी इंस्पेक्टर वाज सेंट फॉर, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। व्हाट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर, इंस्पेक्टर ने क्या चीज़ रिपेयर की? द इंस्पेक्टर रिपेयर्ड द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर को रिपेयर किया। एक्सप्लेन मार्गीज टीचर, मार्गी के टीचर को एक्सप्लेन करें यानी कि उसके बारे में बताएं। मार्गीज टीचर वाज ए कंप्यूटर, मार्गी का टीचर जो था कंप्यूटर था। वाज का मतलब होता है था। विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ। ऑन विच ऑल लेसन वर शोन, जिसके अंदर सभी लेसन दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। उसके बाद है कंपेयर द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, चॉइस में एक क्वेश्चन और होगा, जो भी तुम्हें आसान लगे उसकी वो आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपको दोनों क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कंपेयर द मैकेनिकल टीचर्स एंड कंट्रोल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी विद द टीचर्स एंड स्कूल्स मेंशन इन द बुक दैट टॉमी फाउंड। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। मैकेनिकल टीचर की तुलना करनी है और स्कूल की, स्कूल रूम की। दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो मार्गी और टॉमी का है इस कहानी के अंदर, यानी कि इस कहानी के अंदर मार्गी का जो स्कूल रूम है और जो मैकेनिकल टीचर है उसकी तुलना करनी है। विद द टीचर, उस टीचर के साथ। मेंशन इन द बुक, जो बुक के अंदर बताया गया है। दैट टॉमी फाउंड, जो टॉमी को मिली थी। आंसर देखें। मार्गी एंड टॉमी हैव देयर स्कूल इन द फॉर्म ऑफ देयर इंडिविजुअल रूम्स इन देयर हाउस, यानी कि मार्गी और टॉमी का जो स्कूल है, हैव देयर स्कूल्स यानी कि उनके स्कूल हैं, इन द फॉर्म ऑफ देयर इंडिविजुअल रूम यानी कि उन दोनों के जो इंडिविजुअल जो अलग अलग कमरे हैं उनमें। इन देयर हाउस मतलब उनके घरों में, उनके घर में जो कमरे हैं उस कमरे के अंदर ही जो है उनका स्कूल है। दे डू नॉट हैव टू गो आउट फॉर द ऑफ देयर हाउस टू अटेंड द स्कूल, यानी कि उनको जो है दे डू नॉट हैव टू गो आउट यानी कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ देयर हाउस मतलब अपने घरों से। टू अटेंड द स्कूल यानी कि स्कूल अटेंड करने के लिए। स्कूल क्योंकि उनके घर में ही है तो इसलिए उनको स्कूल में जाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। दे डू नॉट हैव टू गो आउट ऑफ देयर हाउस टू, ये लाइन हो गई थी। दे हैव मैकेनिकल टीचर, उनके जो हैं मैकेनिकल टीचर हैं यानी कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर पढ़ते हैं वो। दे अपीयर ऑन देयर टेलीविज़न, वो दिखाई देते हैं उनके टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। एट फिक्स टाइम मतलब निश्चित समय पर, जिस तरह से प्रोग्राम शुरू हो जाता है ठीक निश्चित टाइम पर, उसी तरह से उनकी जो पढ़ाई थी कंप्यूटर के ऊपर वो भी फिक्स टाइम पर शुरू हो जाती थी। दे डिलीवर देयर लेक्चर, वो अपना लेक्चर देते हैं। गिव होमवर्क, होमवर्क देते हैं यानी कि मैकेनिकल टीचर जो है अपना लेक्चर देता है, उनको होमवर्क देता है। मार्गी एंड टॉमी हैव टू सबमिट देयर होमवर्क, मार्गी और टॉमी को हैव टू सबमिट यानी कि सबमिट करवाना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। देयर होमवर्क अपना होमवर्क एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट जो लिखने का काम दिया गया है। ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन पर। समटाइम्स दीज मैकेनिकल टीचर कांट वर्क ड्यू टू सम फॉल्ट, समटाइम कभी कभार,
समटाइम का मतलब होता है कभी कभार। दीज मैकेनिकल टीचर यानी कि ये जो मैकेनिकल टीचर हैं, कांट वर्क यानी कि काम नहीं करते, ड्यू टू सम फॉल्ट यानी कि कुछ कमी की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, और फॉल्ट की वजह से यानी कि गड़बड़ी की वजह से ये जो मैकेनिकल टीचर है काम नहीं करते हैं। द टीचर्स एंड स्कूल्स मैंशन इन द बुक वर डिफरेंट, जो टीचर और जो स्कूल हैं, मैंशन मतलब बताया गया है, इन द बुक मतलब किताब में, वर डिफरेंट वो अलग हैं, भिन्न हैं। स्कूल्स वर सिचुएटेड इन ए स्पेशल बिल्डिंग, जो स्कूल हैं वो स्पेशल बिल्डिंग के अंदर हैं। ए स्कूल हैज़ मैनी रूम्स, एक स्कूल के अंदर बहुत से कमरे हैं। स्टूडेंट वेंट देयर, स्टूडेंट विद्यार्थी वहाँ जाते थे। एंड दे यूज टू सिट इन देयर क्लासेस, और वो अपनी क्लासों में बैठते थे। अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, अपनी स्टैंडर्ड के अनुसार यानी कि अपनी कक्षा के अनुसार। देयर टीचर वर आल्सो मैन, और उनके टीचर जो थे वो इंसान थे। तो यहाँ पर आज के समय के जो स्कूल हैं उनकी तुलना भविष्य के स्कूलों के साथ कर रखी है। उसके बाद इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो देखें, और में जो है चॉइस है, चॉइस में क्वेश्चन है हाउ डज अबुल कलाम डिस्क्राइब हीज थ्री क्लोज फ्रेंड माई चाइल्डहुड। पाठ का नाम है माई चाइल्डहुड, और ये अब्दुल कलाम के बारे में है। अब्दुल कलाम के जो यहाँ पर तीन क्लोज फ्रेंड थे यानी कि बेस्ट दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनके बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब किया था अबू कमाल कलाम ने। आंसर देखें, अब्दुल कलाम हैड थ्री क्लोज फ्रेंड, यानी कि अब्दुल कलाम के तीन क्लोज फ्रेंड थे इन ही चाइल्डहुड यानी कि उनके बचपन में। दे वर रामानंदा शास्त्री, वो थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन नाम है ये। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये सभी जो है हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। वैन दे वर चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, एवर फेल्ट, कभी भी महसूस नहीं किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, अमंग दैम सेल्फ, अपने आप में, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म की वजह से, रिलीजियस डिफरेंसेस यानी कि जो धर्म जो अलग अलग थे उसकी वजह से उनको कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। एंड अपराइड अपब्रिंगिंग, और बड़ा होते समय भी। रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री था वो बेटा था पर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ही वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरन टेम्पल, यानी कि वो सबसे बड़ा, उसके जो पिताजी थे वो सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वर टेम्पल में। लेटर मतलब बाद में, रामानंदा टुक ओवर द प्रीस्टहुड, यानी कि रामानंद ने भी जो है प्रीस्टहुड को अपना लिया, यानी कि वो भी पुजारी बन गया ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल में ही। लेटर रामानंदा टुक ओवर प्रीस्टहुड, ये लाइन हो गई थी, टेम्पल फ्रॉम हीज फादर, यानी कि अपने पिता से, यानी कि अपने पिता की जगह पर वो जो है पुजारी बन गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, अरविंदन जो था वो बिजनेस में चला गया ट्रांसपोर्ट के, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स यानी कि जो भिक्षु, जो भक्त वहाँ पर आते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का काम करता था, लाने ले जाने का। हीज थर्ड फ्रेंड, उनका जो तीसरा फ्रेंड था शिव प्रकाशन, बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो बन गया कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, यानी कि दक्षिण भारत के रेलवे में वो जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, चार क्वेश्चन आएंगे, चार में से कोई दो करने हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम की तैयारी के लिए चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चारों क्वेश्चनों के समझे अच्छे से और याद करें। वाई डिड द इंट्रूडर से दे कांट हैंग मी ट्वाइस, यानी कि जो इंट्रूडर है, यानी कि जो अपराधी है, वो क्यों कहता है दे कांट हैंग मी ट्वाइस, यानी कि वो दो बार मुझे फांसी नहीं दे सकते। आंसर देखें, द इंट्रूडर हैड ऑलरेडी कमिटेड ए मर्डर, यानी कि जो अपराधी था उसने पहले से ही मर्डर कर रखा था। ही कुड बी हैंग्ड फॉर इट, वो उसके लिए उसको फांसी दी जा सकती थी। सो ही सेज, इसलिए वो कहता है कि ही वुड लूज नथिंग बाय अनदर मर्डर, यानी कि दूसरा मर्डर करने से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। दे
couldn't hang me twice, वो मुझे 2 बार नहीं लटका सकते, यानी कि 2 बार फांसी नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन देखें, वाई डिड कलाम कॉल हीज फादर ओस्टर? ओस्टर मतलब अच्छा व्यक्ति, यानी कि सीधा साधा व्यक्ति क्यों कहते हैं? यानी कि कलाम जो हैं, अब्दुल कलाम अपने पिताजी को सीधा साधा व्यक्ति क्यों कहते हैं? आंसर देखें, कलाम हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हीज फादर, यानी कि कलाम जो है अपने पिता का बहुत आदर करते हैं। ही कॉल्स हिम ए मैन ऑफ डिसिप्लिन, वो उनको डिसिप्लिन को मानने वाला व्यक्ति मानते हैं, यानी कि अनुशासन को मानने वाला व्यक्ति। कलाम्स फादर वाज वेरी जेनेरियस, बहुत ही सभ्य है, कलाम के पिताजी जो थे बहुत ही सभ्य थे। बट ही अवॉइडेड इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, और वो जो है अवॉइड करते थे, नज़रअंदाज करते थे। एसेंशियल होता है ज़रूरी, इन एसेंशियल होता है जो अनावश्यक हो। एसेंशियल आवश्यक और उसका उल्टा होता है इनएसेंशियल यानी कि अनावश्यक। कंफर्ट आराम और लग्जरी को वो अवॉइड करते थे। ही वांटेड हीज चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि वो चाहते थे कि उसके जो बच्चे हैं वो अनुशासन का जीवन जिए। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, यानी कि राइटर जो है काठमांडू की गलियों के बारे में क्या कहता है? आंसर देखें, द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट की द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, यानी कि काठमांडू की गलियां आर वेरी नैरो, वो बहुत ही तंग है, यानी कि हरियाणवी में बोले तो बहुत भीड़ी है, यानी कि तंग है। दे रिमेन क्राउडेड, यानी कि वो हमेशा भीड़ से भरी रहती हैं, क्राउडेड हैं। देर आर फ्रूट सेलर, वहाँ पर फ्रूट सेलर हैं, यानी कि फ्रूट बेचने वाले हैं। फ्लूट सेलर हैं, बांसुरी बेचने वाले हैं। एंड हॉकर्स हैं, और जो रेडी पर जो सामान बेचते हैं वो हैं, जो पोस्ट कार्ड बेचते हैं। दे शाउट आउट टू सेल, वो चिल्लाते हैं बेचने के लिए, सेल मतलब बेचने के लिए। देयर वेयर्स मतलब अपने सामान को। व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, यानी कि पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉवर को क्या कहते थे, क्या कहकर बुलाते थे? वाई और क्यों? आंसर देखें, आइंस्टाइन कॉल्ड हीज डेस्क ड्रॉवर, यानी कि आइंस्टाइन पुकारते थे अपने डेस्क ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, तो इसको कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। बट एक्चुअली ही वाज वर्किंग एट हीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन वास्तव में वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उस पर काम कर रहे थे। इट वॉज बिकॉज हीज ड्रॉवर कंटेन, क्योंकि उनके ड्रॉवर में रखा था कंटेंट ऑल द पेपर, सभी पेपर रखे थे। रिगार्डिंग हीड आइडियाज़, उसके आइडियाज़ से संबंधित। अबाउट फिजिक्स, जो फिजिक्स से संबंधित थे, तो इसलिए उसने अपने ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा। उसके बाद है सेक्शन डी, पोइट्री, यानी कि स्टेंजा आएगा पोएम से और उसको सोल्व करना है। इसके नीचे क्वेश्चन है, जिस तरह से पैसेज थे सेम उसी तरह से स्टेंजा आएंगे। तो ये स्टेंजा था, पहला क्वेश्चन है स्टेंजा का। देखिए, नेम द पोएम, पोएम का ये जो स्टेंजा है, यानी कि ये लाइनें जो हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो नाम है इसका ऑन किलिंग ए ट्री। नेम द पोएट, और इस कविता के कवि का नाम है गेव पटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू ए ट्री व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, यानी कि व्हाट हैपन यानी कि क्या होगा, टू ए ट्री यानी कि पेड़ को, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाल देना जड़ के समेत, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी से, यानी कि अगर पृथ्वी से पेड़ को उखाड़ कर बाहर निकाल दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? आंसर देखें, व्हेन ए ट्री इज़ इंटायरली पुल्ड आउट, यानी कि जब पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ दिया जाए, ऑफ द अर्थ पृथ्वी से, इट स्कॉर्चेज एंड चोक्स इन द सन एंड एयर। तो जो स्कोर्स होता है इसका मतलब होता है झुलसना, यानी कि वो झुलस जाएगा, और चोक्स उसका दम घुट जाएगा सन में और एयर में, हवा में। व्हाट स्टेजेस डज ए ट्री पास थ्रू आफ्टर पुलिंग आउट, यानी कि पेड़ को उखाड़ने के बाद वो कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है?
आंसर देखें, देन इट पासिस थ्रू ए ब्राउनिंग, यानी कि वो भूरे रंग का हो जाता है, हार्डिंग सख्त हो जाता है, ट्विस्टिंग मुड़ने लगता है, विदरिंग एंड देन डाइंग और फिर लास्ट में मर जाता है। और विदरिंग का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, और इस तरह से जो है पेड़ मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैन वी किल ए ट्री बाई कटिंग इट, क्या हम पेड़ को काट कर उसको मार सकते हैं? आंसर देखें, नहीं। वी कैन नॉट किल ए ट्री जस्ट बाई कटिंग इट, यानी कि हम एक पेड़ को बस काट कर जो है उसको नहीं मार सकते, क्योंकि आपने देखा होगा पेड़ को अगर आप जड़ से नहीं उखाड़ते हैं और कहीं से काट देते हैं तो वहाँ से फिर जो है नई टहनियाँ निकल जाती हैं। उसके बाद चॉइस में भी एक और आएगा, दो आएंगे, उनमें दोनों में से एक करना है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पर दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो नेम द पोएम नो मैन आर फॉरन, यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं इस पोएम से ली गई हैं, और इसका जो पोएट है यानी कि कवि है वो है जेम्स किरकप। और तीसरा क्वेश्चन है, हु आर अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, यानी कि कौन सन के बारे में, सूरज के बारे में, हवा के बारे में और पानी के बारे में जानता है? तो पीपल आर अवेयर, यानी कि लोग जो हैं वो अवेयर है, जानते हैं सूरज के बारे में भी, हवा के बारे में भी और पानी के बारे में भी। व्हाट डू यू मीन बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टर, व्हाट डू यू मीन यानी कि क्या मतलब है? वार्स लॉन्ग विंटर स्टर, यानी कि लड़ाई में जो सर्दियों में जो भूखा रहना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? पेनफुल डेज ऑफ वार, तो इसका मतलब है दुखदाई दिन युद्ध के। अगला क्वेश्चन है, देयर हैंड्स आर आवर, व्हाट डज इट सुजेस्ट, यानी कि इससे क्या पता लगता है? जो ये लाइन लिखी हुई है देयर हैंड्स आर आवर, उनके जो हाथ है वो हमारे हैं, तो इट सुजेस्ट यानी कि ये बताते हैं दैट कि दे हैव सेम फिजिकल फीचर्स, कि उनके भी जो फिजिकल यानी कि शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो हमारे जैसी हैं। फीचर होते हैं विशेषताएं, और फिजिकल फीचर यानी कि शारीरिक विशेषताएं, जैसे कि उनकी भी जो है हमारी तरह से हाथ हैं, पैर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी दो करने हैं इसमें से। टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखें, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा था? वाई वाज ही पजल्ड, और वो क्यों दुविधा में था? पजल्ड मतलब दुविधा। आंसर देखें, द पोइट वाज इन ए फॉरेस्ट, यानी कि कवि जो था वो जंगल में था। ही वाज एट ए प्लेस वेयर द रोड डाइवर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ से सड़कें जो हैं अलग अलग दिशाओं में बट रही थी। डाइवर्जन का मतलब होता है बटना, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अलग अलग दिशाओं में। ही कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, यानी कि निर्णय नहीं ले पा रहा था। विच वे टू गो, कौन से रास्ते पर जाए। बाय, गो बाय यानी कि कौन से रास्ते पर जाए। सो ही वाज पजल्ड, इसलिए वो क्या था? पजल्ड था, यानी कि कंफ्यूज था, दुविधा में था। व्हाट शुड वी बी टू मेक फ्रेंड विद द विंड, तो यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ है, बी नहीं आएगा, डू आएगा। व्हाट शुड वी डू, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यानी कि हवा के साथ मित्र बनने के लिए, यानी कि हवा से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर देखें, वी शुड बिल्ड आवर हाउस स्ट्रोंग, यानी कि हमें अपने घर मजबूत बनाने पड़ेंगे। जॉइन द डोर्स फर्मली, यानी कि दरवाज़ों को मजबूती से लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, और अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। मेक आवर बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने शरीर को और दिल को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वुमेन्स बिहेवियर व्हेन सेंट पीटर आस्क फॉर ए केक, यानी कि औरत का कैसा व्यवहार था? वैन मतलब जब, सेंट यानी कि संत पीटर ने पूछा, फॉर ए केक मतलब रोटी के लिए। केक को यहाँ पर रोटी बोला गया है। आंसर देखें, द वुमेन बेक्ड ए स्मॉल केक फॉर हिम, यानी कि वुमेन ने बेक मतलब पकाया, ए स्मॉल केक मतलब छोटी रोटी, फॉर हिम मतलब उसके लिए। बट सी थॉट इट वाज ए बिग टू गिव अवे,
परंतु उसने सोचा, बट मतलब परंतु, सी मतलब वह, थॉट मतलब सोचती है, इट मतलब यह, वाज मतलब थी, ए बिग मतलब बड़ी, टू गिव अवे देने के लिए, उस परंतु बाद में उसने सोचा कि उसने ये सोचा कि ये बड़ी है देने के लिए। सी मेड स्मॉलर केक, उसने बनाई एक छोटी रोटी। बट सी थॉट इट वाज एज बिग एज द फर्स्ट वन, परंतु उसने सोचा कि ये तो उतनी ही बड़ी है जितनी पहले वाली थी। सी डिड नॉट गिव द सेंट एनी केक, तो उसने जो है संत को कोई भी केक यानी कि कोई भी रोटी नहीं दी। उसके बाद है सेक्शन डी, मोमेंट, यानी कि मोमेंट से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ डिड टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव वंस, यानी कि एक बार टोटो अपने आप को जिंदा कैसे जला लेता है, लगभग कैसे अपने आप को जिंदा जला लेता है। नियरली मतलब लगभग। आंसर देखें, वन डे ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, यानी वन डे एक दिन एक बड़ी केतली, किचन में केतली थी, हैड बीन लेफ्ट मतलब रख दी थी, ऑन द फायर मतलब आग पर। इट हैड वाटर टू बॉयल फॉर टी, यहाँ पर फोर आएगा, तो इसके अंदर चाय के लिए पानी था। टोटो हैड नथिंग टू डू, टोटो के पास करने के लिए कुछ नहीं था। ही रिमूव्ड द लिड, उसने ढक्कन हटाया। ही फाउंड द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, यानी कि उसने पाया कि पानी जो है नहाने के जितना गर्म है। सो ही गोट इनसाइड, वो इसलिए अंदर चला गया। हीज हेड वाज स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, लेकिन उसका जो सिर था वो केतली के खुले वाले हिस्से से जो है बाहर था, यानी कि ढक्कन हटा रखा था तो बाहर जो था उसका सिर था। फॉर ए वाइल, कुछ समय के बाद। इट वाज फाइन, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय तक। इट वाज फाइन यानी कि ये ठीक था। बट सून, परंतु जल्द ही। द वाटर बिगन टू बॉइल, पानी ने जो है उबलना शुरू कर दिया। तो यानी कि कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही जो पानी ने उबलना शुरू कर दिया। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, यानी कि टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट इट वाज कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड थी। सो ही सेट डाउन अगेन, इसलिए वो दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉप अप, यानी कि ऊपर नीचे करता रहा, एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देन ग्रैंड मदर अराइव्ड, फिर दादी माँ आई। सी पुल्ड हिम आउट, उसने उसको पकड़कर बाहर निकाला। सी पुल्ड आउट का मतलब होता है, पुल्ड हिम आउट मतलब पकड़कर बाहर निकाला। ऑफ द केटली, केटली से। टोटो वाज नियरली हाफ बॉइल्ड, टोटो जो था वो लगभग आधा जल चुका था। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन है, वो देखें। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल सी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि गुरु ने और उसके शिष्य ने, डिसिपल होता है शिष्य। सी मतलब देखा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के राज्य में। वाई डिड द गुरु डिसाइड, और क्यों गुरु ने डिसाइड किया, टू लीव जाने के लिए, द किंगडम एट वंस मतलब तुरंत, यानी कि क्यों गुरु ने डिसाइड किया कि वो तुरंत जो है राज्य से चला जाएगा। आंसर देखें, देर वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, वहाँ पर एक राज्य था मूर्खों का। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट, यानी कि बोथ दोनों, द किंग यानी कि राजा, एंड द मिनिस्टर और जो मंत्री थे, वर इडियट्स यानी कि वो मूर्ख थे। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे, यानी कि उन्होंने दिन को रात में बदल दिया, एंड डे इंटू नाइट, चेंज नाइट इंटू डे यानी कि रात को दिन में बदल दिया, एंड डे इंटू नाइट और दिन को रात में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग जो है रात को जागेंगे। एनी वन कोई भी, हु डिसओबेड हीज ऑर्डर, यानी कि जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, आदेश का पालन नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको फांसी की सज़ा यानी कि मौत की सज़ा दी जाएगी। वन डे ए गुरु एंड हीज डिसिपल, एक दिन गुरु और उसका शिष्य, हीज डिसिपल मतलब उसका शिष्य, अराइव्ड मतलब आए, इन द सिटी मतलब शहर में। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, यानी कि बड़ी दोपहर का समय था। बट एवरी वन वॉज अस्लीप, लेकिन सभी सो रहे थे। एज सून एज द सन सेट, जैसे ही
सूर्य अस्त हुआ, सनसेट हुआ। द होल टाउन वोक अप यानी कि पूरा शहर जाग गया। एंड स्टार्टेड टू वर्क और काम करना शुरू कर दिया। बोथ द गुरु एंड द डिसिपल यानी कि गुरु और शिष्य दोनों वर हैंग्री यानी कि वो भूखे थे। दे परचेज सम आइटम्स फूड आइटम्स। दे मतलब वे, परचेज मतलब खरीदते हैं, सम मतलब कुछ, फूड आइटम मतलब खाने का आइटम। दे वर सरप्राइज्ड वो हैरान थे। टू फाइंड दैट यह पाकर एवरीथिंग कोस्ट द सेम यानी कि हर एक चीज़ की कीमत जो थी सेम थी यानी कि एक जैसी थी। ए डूडू यानी कि एक डूडू। डूडू जो है, जो पैसे हैं उसका नाम है। जिस तरह से रुपीज़ होते हैं उसी तरह से यहाँ कहानी के अनुसार जो है डूडू वो पैसा है और सारी चीज़ जो है एक डूडू में आती थी। द गुरु एंड गुरु रियलाइज यानी कि गुरु ने अनुभव किया दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल कि ये मूर्खों का राज्य है। देयर फॉर इस प्रकार द गुरु थॉट गुरु ने सोचा दैट कि इट वुड नॉट बी सेफ टू स्टे हियर कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। दैट्स वाई इसलिए द गुरु डिसाइडेड यानी कि गुरु ने निर्णय लिया टू लीव द किंगडम कि वो राज्य को छोड़कर चला जाएगा। एट वंस मतलब तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो इनमें से कोई दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं लेकिन आपके लिए चारों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर ले। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड टोटो बिहेव व्हेन ही वाज पुट इन ए क्लोजेट यानी कि जब टोटो को बंद कर दिया जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है। आंसर देखें। टोटो टोर ऑफ द वॉलपेपर, वॉलपेपर को फाड़ देता है। टोर का मतलब होता है फाड़ना। ही पुल्ड ऑफ द पैग यानी कि वो पैग यानी कील को निकाल देता है। इन द वॉल दीवार से। फ्रॉम इट्स सॉकेट यानी कि उसकी सॉकेट से। पैग जो है वो हुक होता है जिसके अंदर, जिसके ऊपर कोई चीज़ लटकाई जाती है सामान। शुद्ध हिंदी में इसको खूटी बोलते हैं, खूटी। तो खूटी को उखाड़ देता है दीवार से जिसमें वो सॉकेट में, जिस सॉकेट में वो लगी होती है। द राइटर स्कूल ब्लेजर हैड बीन हैंगिंग देयर, जो राइटर था उसका स्कूल का जो ब्लेजर था, हैड बीन हैंगिंग देयर वो वहाँ पर लटक रहा था। ही टोर इट वो उसको फाड़ देता है। इन टू पीसीज और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज महिंद्रा, महिंद्रा कौन था। व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। आंसर देखें। महिंद्रा वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, फर्म मतलब कंपनी, एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था। ही जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़, ही जो मतलब उसका काम, वाज मतलब था, टू कीप एन आई यानी कि नज़र रखना ऑन द एक्टिविटीज़ गतिविधियों पर, एट द वर्क साइट मतलब काम की जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर काम होता था वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती थी उसका निगरानी का काम था। वट हैवोक डिड द एलिफेंट क्रिएट इन द स्कूल ग्राउंड यानी कि क्या उथल पुथल जो है हाथी करता है स्कूल के ग्राउंड में। आंसर देखें। द एलिफेंट ब्रोक थ्रू द ब्रिक वॉल ऑफ द स्कूल यानी कि एलिफेंट जो है स्कूल की दीवार तोड़ देता है। ही पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट यानी कि जो गोल है उसको उखाड़ देता है। पुल्ड आउट मतलब उखाड़ देना। इट टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को, जो जाल होता है वॉलीबॉल खेलने का, उसको वो फाड़ देता है। इट किक्ड एंड फ्लटर्ड द कैप्ट फॉर वाटर यानी कि किक करता है और पिचका देता है। फ्लैटेंड यानी कि फ्लैट कर देना। टू द की फॉर वाटर जो पानी के लिए रखा गया था यानी कि जो ड्रम वहाँ पर पानी के लिए रखा गया था उसको लात मारता है और उसको फ्लैट कर देता है। इट अपरूटेड द सर्ब्स और वो जो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी उनको उखाड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज फाइनली ब्लेम्ड फॉर द क्राइम एंड वाई यानी कि आखिरकार क्राइम के लिए, अपराध के लिए किसको दोषी माना गया, एंड वाई और क्यों। आंसर देखें। द रिच मर्चेंट यानी कि जो अमीर व्यापारी था वाज ब्लेम्ड, उसको अपराधी माना गया। हीज फादर हैड ऑर्डर द ज्वेलरी, उसके पिता ने जो है आभूषण के लिए ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था।
बट ही वॉज नाउ डेड, परंतु वो अब मर चुका था। सो द मर्चेंट, इसलिए जो मर्चेंट था यानी कि व्यापारी, वाज टू बी पनिश्ड, उसको पनिश किया गया यानी कि उसको सज़ा दी गई। इन द फादर्स प्लेस, यानी कि उसके पिता की जगह पर। तो ये था 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।